हाय गाइस, वेलकम टू एलएन एकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स। गाइस, लेसन नंबर 11 पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। जिसको एडजेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग जाननी है, उसकी समझ जाननी है, तो उस पार्ट को जरूर देखिए। और मुझे लगता है जो ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाहते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो वो इनफ है। लेक्चर 1 उनके लिए इनफ है। इस लेक्चर को नहीं भी देखें तो काम चल जाएगा। ये लेक्चर उन सभी लोगों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जो थोड़ा सा डेप्थ में जाकर थोड़ा सा ब्रॉड नॉलेज चाहते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। गाइस देखिए, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स मतलब करेक्ट यूज, सही इस्तेमाल। वैसे तो हम बचपन से अगर रीडिंग अच्छे से करते हैं तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सभी जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं ये आपने पढ़े होंगे किताबों में। लेकिन इनका सही यूज और सही मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। गाइस, ये 20 से 25 मिनट का वैसे लेक्चर रहने वाला है, लेकिन आपको इसको कम से कम 2 घंटा देना पड़ेगा। वीडियो को हर जगह रोक करके उसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं अगर आप कंटिन्यू देखोगे ना तो पिछला भूल जाओगे, आगे का आप समझ में आएगा। क्योंकि जो यहाँ पर लिखा है वही मैं बोलने वाला हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझा दूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको वीडियो को रोकना पड़ेगा, खुद भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे सुनना भी पड़ेगा, तब जाकर के कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके, देखिए चलो शुरू करते हैं। ईच, एवरी, इधर, नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। किसका? सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। एम वर्ब भी सिंगुलर लगती है, दोनों सिंगुलर होंगे। देखिए, ईच स्टूडेंट गेट्स, गेट्स मतलब एस एस कब लगता है? जब हमारा जो है सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। देखिए यहाँ पर एवरी सीट वॉज, वॉज यूज हुआ है, यहाँ पर सिंगुलर है। इज सिंगुलर है और यहाँ पर भी इज है तो सिंगुलर है। ठीक है, तो मतलब इधर बुक इज यूजफुल, हर एक बुक क्या है वो यूजफुल है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बाद में कहता है कि यदि वाक्य में एवरी के बाद कोई प्लूरल एडजेक्टिव, किसके बाद? एवरी के बाद कोई प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओके का प्रयोग हो तो उसके बाद हमेशा जो नाउन है ना प्लूरल होता है। ठीक है ना, 25 जितना भी है मतलब नंबर आता है, नंबर के बाद जो नाउन यूज होता है, ठीक है ना, वो कैसा रहेगा? वो बहुवचन होगा। सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, सी टेक्स मेडिसिन एवरी 3 आवर्स। देखिए 3 आवर्स ऐसे लगा है। 2 मंथ्स यहाँ भी ऐसे लगा है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल आपके लिए ये कि इसके बाद जब ये एडजेक्टिव आएगा 2, 3, 4 तो इसके बाद जस्ट क्या आता है? प्लूरल आता है। ओके, ये वाला जो नाउन है। तो इसके बाद देखिए ईच, एवरी, ईच एवरी का थोड़ा डिटेल में देखिए क्या कहते हैं। ईच एवं एवरी दोनों का अर्थ समान है। इसका प्रयोग 2 के लिए और 2 से अधिक के लिए भी होता है। मतलब इसका प्रयोग तो 2 के लिए भी होगा, 2 से अधिक के लिए भी होगा। लेकिन एवरी का जो प्रयोग होगा, एवरी का जो इस्तेमाल होता है किसी भी सेंटेंस में, 2 से अधिक के लिए होता है हमेशा, उसका 2 से कम नहीं होगा, जबकि इसका दोनों के लिए होगा। अब देख क्या कहता है ए में, इसका ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट्स द प्राइज। ईच ऑफ 2 गर्ल्स 2 के लिए भी हुआ है। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स 2 से ज्यादा के लिए भी हुआ है, गेट्स द प्राइज। ओके, यहाँ पर देखिए एवरी स्टूडेंट मतलब हर एक विद्यार्थी गेट्स ए प्राइज, जबकि यहाँ पर क्या है? एक वचन। ये तो मैंने पीछे भी दिखाया, यहाँ पर देखिए लिखा है यहाँ पर। ठीक है, एवरी कैंडिडेट वाज गिवन ए सर्टिफिकेट। और फिर वो इंग्लिश में वही चीज लिखता है कि ईच 2 एंड मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक के लिए। एवरी हमेशा 2 से अधिक के लिए होगा, वो 2 से कम के लिए नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इधर और बोथ, इधर और बोथ लगभग लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, वो देख लेते हैं। ये कहता है कि दोनों में से एक या दोनों, क्या कहता है? दोनों में से जो दोनों, जो जिन दो चीजों का जिक्र किया गया ना किसी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जो डिस्कस किया गया है 2 चीजों का है, तो वो दोनों है, उन दोनों में से एक है। ठीक है, लेकिन यहां पर बोथ में दोनों रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो बोथ का अर्थ है दोनों। इधर का अर्थ दोनों उस स्थिति में होता है जब एक भाग दूसरे भाग का ही कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, पूरक होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब है जैसे इधर साइड ऑफ द रोड, रोड में हमेशा 2 साइड होती है, एक होगी तो दूसरी होगी। इधर हैंड, एक हाथ दूसरा हाथ। बोथ का प्रयोग तब किया जाता है जब वस्तु के इस प्रकार 2 भाग नहीं होते, जैसे कि कैसे? देयर वाज वहां था क्या? वाटर ऑन इधर साइड ऑफ द हाईवे, हाईवे की दोनों साइड में क्या था? पानी था। ठीक है, हिज इधर सन, उसका हर एक लड़का वेंट टू अमेरिका, अमेरिका गया। अब देखिए वाक्य बी में इधर की जगह बोथ का प्रयोग भी हो सकता है। कैसे होगा वो? कैसे होगा? एवं सन की जगह प्लूरल नाउन सन्स का प्रयोग होगा।
अगर वहां पर बोथ का यूज करते हैं तो सन की जगह सन्स आएगा। देखिए इसमें इसने लिखा भी है यहाँ पर, हिज बोथ सन्स वेंट टू अमेरिका, यहाँ पर ऐसा लगा है सन्स में। क्लियर है? तो गाइज बिल्कुल कुछ भी नहीं, जो ये हिंदी में यहाँ पर एक्सप्लेन करता है उसके नियम लिखता है उसी के लिए एग्जाम्पल दे देता है। पढ़ना बहुत आसान है इसको। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये आप पढ़ते हैं तो लिटिल का मतलब होता है मतलब बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर। फिर ए लगा लेते हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा कुछ। लेकिन द लिटिल का मतलब होता है जो भी है वो सब कुछ, जो भी थोड़ा बहुत है वो सब कुछ, जो भी थोड़ा बहुत है वो सब कुछ। यहाँ पर लिखा है नगण्य या कुछ नहीं। ए लिटिल का मतलब कुछ, ये थोड़ा सा बहुत जो भी है, जो थोड़ा सा सब कुछ। नॉट मच बट ऑल दैट इज, पूरा नहीं जो भी, लेकिन बचा खुचा सब कुछ कह देते हैं ना, थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में। ओके, तो गाइस देखिए इसके एग्जांपल्स यहाँ पर। ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, वही क्या है कि जो अपने माँ बाप का जो उसका काम धंधा है उसमें वो ना के बराबर इंटरेस्टेड है यार, उसको मजा नहीं आता उसमें। तो इसी तरह के यहाँ पर देखिए लिटिल की एग्जांपल्स दे दी। इस तरह से क्या कहता है, ए लिटिल, नॉट मच बट सम, कुछ थोड़ा सा। देखिए वी हैव ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की कुछ आशा है, मतलब थोड़ी बहुत भाई हमें होप है, आशा है ओके वो ठीक हो जाएगा, रिकवरी कर जाएगा वो। ओके, तो इसी तरह से इसके आगे के एग्जांपल्स दिए मैं। ठीक है गाइस, एग्जांपल्स आपको ही पढ़ने हैं, मैं पढ़ता नहीं हूँ, बस मेरा ये अपना एक तरीका है। द लिटिल मतलब नॉट मच बट जो भी है सब। ठीक है, देखिए द लिटिल मनी सी हैड, जो भी वो रखती है, वाज ऑल्सो स्पेंड ऑन मेडिसिन। ठीक है ना, वो क्या किस चीज पे स्पेंड की गई थी, दवाइयों पर। जो कुछ थोड़ा सा धन था सब कुछ नहीं बचा है, सब अब कुछ नहीं बचा है, मतलब जो भी था बस सब कुछ दवाई पर खर्च हो गया भाई भारत। ठीक है, हमने दवाई पर खर्च कर दिया। तो गाइज यहां देखिए आप, यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन ए प्रॉपर वे नाउ, जो कुछ थोड़ा सा समय बचा है। वी में यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन ए प्रॉपर वे नाउ। अगला देखिए, ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी, ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग, बस जो भी उसने जुआ खेला था उसने, ठीक है नहीं, जो भी थोड़ा बहुत धन था सब अब कुछ भी नहीं बच रहा उसके पास, सब उड़ा दिया उसने। ठीक है, कुछ नहीं है गाइस, पढ़ने में कुछ नहीं लगता, इनको थोड़ा ध्यान से माइंड में बिठाना है आपको। माइंड में बिठाने के लिए तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी ना, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ लेना आप। ऐसे ही खेल यही है, सेम खेल यहाँ पर आएगा। देखिए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल्स के लिए किया जाता है। फ्यू का अर्थ नकारात्मक नगण्य न के बराबर होता है, नकारात्मक में होगा इसमें। ठीक है, ए फ्यू का अर्थ कुछ होता है, जबकि द फ्यू का अर्थ जो भी थोड़ा सा सब वही हो गया ना। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, काउंटेबल्स के लिए गाइस। ठीक है, ये क्या काउंटेबल्स के लिए हो गया ये। देखिए यहाँ पर ए बी सी इनके एग्जांपल्स दिए और कुछ भी नहीं, एक एक एग्जांपल्स तो पढ़ ही लेते हैं ना। यूज ऑफ फ्यू मीन्स हार्डली एनी, नगण्य ना के बराबर। फ्यू पीपल आर फुल्ली हैप्पी, नगण्य व्यक्ति में कुछ ही बहुत कम पीपल, बस ना के बराबर ही समझिए यार, वो खुश है नहीं तो बस परेशान है। ठीक है, यूज ए फ्यू मतलब थोड़े से। ए फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, भाई यार बहुत कम ठीक है लेकिन कम ही, मतलब थोड़े से थोड़े है, थोड़े थोड़े ऐसे लोग हैं जो अच्छी इंग्लिश लिख देते हैं, सही इंग्लिश मतलब। ठीक है, यूज ऑफ द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट जो भी है ठीक है, जो भी थोड़ा सब। ठीक है, अब देखिए वही बात कहते हैं, द फ्यू क्या है, यूटेंसिल्स सी हैड ऑल टेकन बाय द थीफ, क्या थोड़े से सारे जो भी, ठीक है ना, बर्तन वगैरह थे वो सब नहीं बचे हैं। ठीक है ना, किसने खोल लेंगे, चोर देगा। ठीक है ना, तो इसी तरह की एग्जांपल्स ये आपको ही पढ़ने हैं। देखिए सब में वही लिखा है, थोड़े से थोड़े से थोड़ी सी, सारी किताबें सभी सदस्य है। ठीक है ना, द फ्यू बुक्स, द लगा है, देखिए द फ्यू बुक्स ही हैड ऑल टेकन बाय द थीफ, चोर पीछे पड़ा है भाई। फ्यू का अर्थ निगेटिव में होता है एवं ए फ्यू और द फ्यू का अर्थ पॉजिटिव में होता है, इनका सही प्रयोग करना महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना भैया। फ्यू का जो है ना निगेटिव में होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना, ना के बराबर बस है ही नहीं कुछ, कोई नहीं देखे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो ये चीज नोट करने वाली है यहाँ पर। फिर वहां पर फीवर, लेस, लेजर। ओके, फीवर का प्रयोग काउंटेबल्स मतलब जिन्हें गिना जा सकता हो में कम संख्या हेतु किया जाता है, मतलब बहुत ही कम है लेकिन गिन सकते हैं। लेस का अनकाउंटेबल्स हेतु थोड़ी मात्रा। ओके गाइज,
हेतु किया जाता है प्राइस एवं नंबर के साथ लेस का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। तीसरा देखिए, लेजर का अर्थ होता है कम महत्वपूर्ण। यहाँ पर क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो इसको, ये कंपेरेटिव डिग्री में जो हम यूज करते हैं इस तरह का, कम महत्वपूर्ण है मतलब लेजर है थोड़ा, ठीक है ना। एक अनकाउंटेबल्स, अनकाउंटेबल्स हेतु क्या जाता है, उसके लिए अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। देखिए फ्यू एग्जांपल ए पर ध्यान दीजिएगा, इस किस पर, ए पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर फ्यूअर पर्सन्स, ठीक है ना, वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है ना। ये किसके साथ हुआ, काउंटेबल्स है, क्योंकि पर लोगों को उनको गिना जा सकता है, बिल्कुल ओके। और दूसरी क्या है, उनकी संख्या कम है बहुत, फीवर मतलब बहुत ही कम के बराबर कम, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नो फीवर देन 10% वर किल्ड इन द एक्सीडेंट्स। नो फीवर देन 10% वर किल्ड इन द एक्सीडेंट्स। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, फीवर, नो फीवर का यूज हुआ है यहाँ पर, कम नहीं मरे, मतलब 10 लोगों से कम नहीं मरे होंगे वहाँ जो एक्सीडेंट में मरे, 10 से कम नहीं मरे, कहते ना भाई 10 से कम नहीं मरे। नो फीवर देन 10%, ठीक है। आई हैव लेस टाइम फॉर माई प्रिपरेशंस, मतलब मेरे पास कम ही टाइम, लेस का यूज हुआ है। देखिए लेस के ऊपर क्या लिखा है, अनकाउंटेबल्स, थोड़ी मात्रा के लिए, ठीक है ना। टाइम को गिना नहीं जा सकता है, वक्त को, ठीक है। ही हैज़ लेस मनी टू बाई ए टीवी, मनी को नहीं गिना जा सकता है, धन किस रूप में वो भी नहीं पता है ना। माई लेसन स्पीकर्स ऑल्सो केम टू स्पीक। देखिए यहाँ पर क्या अनकाउंटेबल से तो क्या जाता है, ठीक है ना, कम महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए। मैनी लेसन स्पीकर्स ऑल्सो केम टू स्पीक, तो एक कम्युनिटी की बात कर रहा है, इसको नहीं गिना जा सकता है। नेता एक कम्युनिटी नेता, ठीक है ना। तो मैनी लेसन लीडर्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। तो इसी तरह से कुछ भी नहीं है गाइस, ये बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा रोकना है, ध्यान से पढ़ना है, और प्रैक्टिस के लिए इनको लाउडली जोर जोर से बोल के पढ़ना है। लेटर, लेटेस्ट, लेटर लास्ट, अच्छी चीज है। लेटर भी आप जानते होंगे पहले से ही, ओके गाइस, ये भी जानते होंगे, लेटेस्ट भी जानते होंगे, लास्ट भी जानते होंगे। थोड़ा सा LATT यार थोड़ा सा नया आपको लग सकता है, चलो देखते हैं। लेटर एवं लेटेस्ट का प्रयोग सामान्य रूप से समय के संदर्भ में किया जाता है, जबकि लेटर एवं लास्ट का प्रयोग स्थिति क्रम के संदर्भ में किया जाता है। जब दो के लिए स्थित क्रम मतलब ऑर्डर के संदर्भ में प्रयोग किया जाना हो तो लेटर का दो एवं दो से अधिक, LATTR क्या होगा इसका, दो एवं दो से अधिक के संदर्भ में लास्ट का प्रयोग कब होगा, बाद में आने वाले को बताने के लिए होता है ना, बाद में जो आता है ना उसको बताने के लिए होता है कि, ठीक है ना, इसके लिए होगा। क्लियर है बिल्कुल, सब कुछ जो भी लिखा है वही देखें। लेटेस्ट का अर्थ तो हम लेटेस्ट तो जानते हैं यार, अप टू डेट मतलब है ना, जो अभी अभी सबसे नया आया है। लास्ट अप टू नाउ ओनली, अर्थात मतलब अब तक जो भी अंतिम है, जो भी लेटेस्ट आया है मतलब वही लेटेस्ट का मतलब। जबकि लास्ट का अर्थ होता है बस अंतिम, आखिरी, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, खत्म है, उसके बाद कुछ नहीं, फाइनली लास्ट। बिल्कुल सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा, ठीक है। आई विल कम लेटर, ही केम लेटर देन आई, मतलब वो मेरे आने के बाद आया था, ठीक है। नहीं तो बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर, बाद वाले के लिए उसने ऊपर लिखा था ना, लेटर का ना दो से जो अधिक है उसमें जो बाद में आता है, तो श्याम बाद में आया ना, तो इसके लिए इसको फोकस करना चाहते हैं। द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, बाद वाला जो है ना, बाद वाला कहते हैं, बाद वाला। ऑफ आयरन एंड सिल्वर, द लेटर मतलब सिल्वर, बाद में जो है उसके बारे में कहता है, इज नोन एज व्हाइट मेटल। बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं होता गाइस, नियम पढ़िए और एग्जांपल्स देखिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपका, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आगे के, दिस इज द लेटेस्ट फैशन, कुछ भी नहीं यार, मतलब लेटेस्ट मतलब सबसे नया, ओके। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ओके। एट लास्ट, अंत में, द चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, आखिरी में बिल्कुल ठीक है ना, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अंतिम आखिरी था, उसके बाद कोई नहीं है, कुछ भी नहीं गाइस। ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है यार, इसमें सब कुछ जो मैं रूल्स और कुछ यूजेस बताता हूँ उसमें ऐसे ही होता है, उसके नियम लिखे होते हैं ऊपर, उसके बाद नियम के बाद क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स होते हैं, वो पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं होता है, बस इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। वीडियो को रोक दीजिए हर एक पेज पर, और रोकने के बाद उसके नोट्स बना लीजिए। एल्डर, एल्डेस्ट, गाइस क्या है, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट। देखिए यहाँ पर ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, ओल्डर ये मतलब कॉम्पेरेटिव, ये मतलब सुपरलेटिव, इस तरह की डिग्री के रूप में यूज यहाँ पर होते हैं, तो नो प्रॉब्लम।
एल्डर एवं एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों हेतु किया जाता है, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों एवं वस्तुओं दोनों के लिए किया जा सकता है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एल्डर और एल्डेस्ट मतलब एक ही परिवार फैमिली में जो छोटा बड़ा है उसके लिए यूज करते हैं, जबकि यहाँ पर चीजों के लिए भी व्यक्तियों के लिए भी दोनों के लिए कर सकते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यहाँ देखिए, एल्डर के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन का प्रयुक्त होता है। अगर प्रपोजिशन की जरूरत पड़ती है तो एल्डर के साथ क्या होता है, टू का, जबकि ओल्डर के साथ देन प्रपोजिशन का यूज होता है। ओके गाइस, अब यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर राम इज माई एल्डर ब्रदर, मतलब मेरा खुद का, एक ही फैमिली की बात हुई है। माई मदर इज द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी मेंबर है और फैमिली, ठीक है ना। राम इज ओल्डर देन श्याम। गाइस मैंने अभी तक यहाँ पर मतलब देन का जो यूज है ना वो कंपैरिजन करने के लिए होता है। मैंने कहा था ना यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है, तो अपेक्षा, हिंदी में इसको अपेक्षा कह सकते हैं। बस सेंटेंस ही समझ में आ जाती है। राम इज ओल्डर मतलब पुराना है, वो बड़ा है, देन श्याम, श्याम से, श्याम की अपेक्षा, ठीक है ना, श्याम से या श्याम की अपेक्षा। सुंदर एंड पुरिंदर और रियल ब्रदर्स, सुंदर इज एल्डर टू टू, देखिए यहाँ पर टू का यूज हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे जरूरत नहीं। दिस इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना कॉलेज इन आवर सिटी, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट। द का भी यूज हुआ है, सुपरलेटिव कह सकते हैं। ओके, और द ओल्डर पीपल शुड बी रेस्पेक्टेड, मतलब जो भी बड़े लोग होते हैं उनका हमको, एज्ड होते हैं मतलब कह सकते हैं, रेस्पेक्ट करना चाहिए। आगे का नियम देखिए, फार्दर, फर्दर, फार्थेस्ट। ओके ना, तो मतलब ये सुपरलेटिव फॉर्म में हो गया है, और ये इनके यूज में आगे अभी ये फार मैंने दूर होता है ना उसके लिए यूज किया गया है। फार्दर का अर्थ होता है तुलनात्मक रूप से अधिक दूर, मैंने कहा था अधिक दूर। फार्दर फार की कॉम्परेटिव डिग्री है ना, फार्थेस्ट फार की सुपरलेटिव डिग्री है, बिल्कुल ठीक। ये यहाँ पर दो तो डिग्री ही यूज हुई है। ओके गाइस, जिसका अर्थ है सबसे अधिक दूर। फर्दर का अर्थ होता है एडिशनल, अतिरिक्त, मतलब ठीक है ना। यहाँ पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, यहाँ पर ये चीज जो है ना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अतिरिक्त। जबकि फार्दर, फार्देस्ट का प्रयोग दूरी के संदर्भ में तथा फर्दर का प्रयोग एक्शन या सूचना आदि के संदर्भ में सामान्यतः किया जाता है। देखिए, मुंबई इज फार्दर मतलब दूर है फ्रॉम अलवर देन दैट ऑफ जयपुर। अगर हम देखें, अगर अलवर से देखें तो मुंबई ज़्यादा दूर पड़ते हैं अलवर के हिसाब से, अगर अलवर की कंपैरिजन में अपेक्षाकृत कर सकते हैं। नो फर्दर, यहाँ पर फर्दर, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब आगे कोई एक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, किसी काम की जरूरत नहीं। प्लीज डोंट मेक फर्दर डिले, मतलब आगे कुछ डिले मत करना, ठीक है, बस यहीं पर रहना, इसे रोक दो यहीं पर, ठीक है। इट इज द फार्थेस्ट प्लेस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, मतलब सबसे दूर वाला जगह है रेलवे स्टेशन से। गाइस कुछ नहीं है गाइस, नियम पढ़िए और एग्जांपल्स देखिए, बिल्कुल आसान सिंपल लैंग्वेज में बहुत आसान शब्दों के साथ सब कुछ लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं, सम एनी। मैंने कहा ना सब कुछ आपने अगर बुक्स रीडिंग की हुई है, अच्छी रीडिंग है आपकी, तो कुछ भी नहीं लगेगा यार ये क्या पढ़ा रहे हैं हमें, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पर टाइम वेस्ट करें, ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। समथिंग न्यू, 100% यू विल लर्न समथिंग न्यू हियर। ओके, सम का प्रयोग सामान्यतः अफर्मेटिव वाक्यों में काउंटेबल्स एवं अनकाउंटेबल्स दोनों के साथ किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग रिक्वेस्ट कमांड के रूप में किया जाता है। सम के साथ रिक्वेस्ट का अर्थ सामान्य रूप से मानी ही जाने वाली रिक्वेस्ट के लिए होता है। देखिए कैसे, आई सेल बाय सम बुक्स, ठीक, मैं खरीदूंगा कुछ किताबें, काउंटेबल्स के रूप में यूज हुआ है। दे हैव परचेज, बी देखिए, दे हैव परचेज सम फ्रूट्स, अनकाउंटेबल्स है, ठीक है। विल यू गिव मी सम मिल्क, रिक्वेस्ट। कैन यू लेंड मी सम रुपीज, उधार दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो फ्रूट्स नहीं, ये यहाँ पर एक कम्युनिटी की बात करता है, यहाँ पर कम्युनिटी ही बात करता है बुक्स, लेकिन किताबें गिन सकते हैं उनको, फ्रूट्स किसी चीज पर इतने हो सकते हैं कि ना गिन पाए। ओके, ठीक है, तो सम फ्रूट्स अनकाउंटेबल्स दे हैव परचेज्ड। ओ माय गॉड, फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर एनी, एनी, सम और एनी। एनी का प्रयोग सामान्यतः निगेटिव एवं इंटरगेटिव वाक्यों में काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स दोनों के लिए होता है, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए, आई डोंट हैव एनी पेन, निगेटिव और इंटरगेटिव में यूज होगा। हैव यू एनी नॉवल, क्या तुम्हारे पास कोई नॉवल है? ही हैजंट परचेज्ड एनी फ्रूट्स। डिड एनीवन कम हियर? They don't have any cheer. I haven't watched
एनी सीरियल टुडे। तो इस तरह से देखिए कुछ भी नहीं है गाइस यहाँ पर। एनी सीरियल टुडे किस तरह से निगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज किया गया है। किलर है, बड़ा सिंपल है, इसको कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानती होंगे, मैं जानता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए स्पेशली यार ये जो स्लाइड्स है ना, ये जो पेजेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंपटीशन वालों की, उनकी वोट लगी रहती है ना, थोड़ा सा उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। ओके गाइस, ड्यू टू और ओमिंग टू, देख कितना मजा आएगा यहाँ पर। ड्यू टू सब जानते हैं, ड्यू टू का अर्थ होता है रिजल्ट ऑफ, किसी कारण से, और ये इसका मतलब होता है इस कारण, ये क्या किस कारण से या इस कारण, ठीक है। और टू, इसमें ध्यान रखना, और टू का हमेशा जो यूज देखते हो आप सेंटेंस के शुरू में देखते हो, ठीक है। ये कहता है कि ड्यू टू में टू का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह हुआ है, ओके नो प्रॉब्लम। ड्यू टू का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद किया जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट करने वाली। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और ओविंग टू का सामान्यतः वाक्य के शुरू में होता है, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, देख लेते हैं। ही फेल ड्यू टू हिज नेग्लिजेंसी, ओके ना, नेग्लिजेंसी के कारण वो फेल हो गया। देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया है और ये वर्ब आ गया, इसके बाद ड्यू टू यूज हुआ, जबकि यहाँ पर देखिए ओविंग टू हिज नेग्लिजेंसी, ओके ना, ही फेल्ड, ये स्टार्टिंग में यूज हुआ है, लगभग दोनों का लगभग अर्थ एक ही है। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू केयरलेसनेस, ओविंग टू केयरलेसनेस देयर वाज एन एक्सीडेंट, लगभग अर्थ एक है, थोड़ा सा यूज करने का तरीका अलग। और यही तो जानना, यही तो कुछ नया है ना, पढ़ते तो ऐसे आ ही रहे हो। देखिए आप नियर, नियर मेरे पास में, तो नेक्स्ट मतलब उससे अगला या उस, ठीक है ना, उसके बराबर वाला। राम लिव्स नियर टू माई स्कूल, देखिए नियर टू मेरे स्कूल के पास। माई हाउस इज नियर टू द स्टेशन, ओके। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर, उससे फादर के आगे, ठीक है ना, अगले आगे है ना, बराबर में। ये भी आई विल मीट यू एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, मतलब अगले चौराहे पर मैं तुमसे मिलूंगा। कुछ नहीं है गाइस, ये भी कुछ नहीं, इसमें भी ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़िए आप, आगे आप क्या देखते हो, मच और मैनी, ये भी आप बचपन से पढ़ते हो। मच का क्या होता है, जहाँ पर क्वांटिटी, ठीक है, के लिए प्रयुक्त होता है परिणाम, परिणाम के लिए। ये मैनी क्या होता है, संख्या, नंबर्स को व्यक्त करता है। जबकि देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे तो आई हैवंट मच पेशेंस, यहाँ पर थोड़ी सी एक बात ये कहता है कि मच एवं मैनी का प्रयोग सामान्यतः निगेटिव इंटरगेटिव वाक्यों में किया जाता है। थोड़ा सा क्या होता है, देखिए हैवंट मच पेशेंस, मतलब देखिए यहाँ पर क्या निगेटिव है, इंटरगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, इंटरगेटिव है। तो गाइस यहाँ से समझ में आ रहा है वो बात इसने रखी है। देखिए सी हैजंट मच मनी, ठीक है, हैव यू मच मनी, आई हैवंट एनी चेयर, आई हैवंट मैनी चेयर, ही हैजंट मैनी कार्स, हैव यू मैनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे पास बहुत से दोस्त हैं। तो कुछ भी नहीं यार, ये भी बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें कुछ था ही नहीं। होल एंड ऑल इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ध्यान से थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, हॉल का प्रयोग जब एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तो इससे पहले द का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यू वेस्टेड द होल डे, आई वर्क द डे, जब इसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हॉल का प्रयोग जब प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है तो इससे पहले द और बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हॉल ऑफ इंडिया ने मॉर्न ऑन द डेथ ऑफ राजीव गांधी, ठीक है, उन्होंने मौन रखा था भाई जब राजीव गांधी जी मरे थे। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखें, दा का यूज हुआ है, दा के बाद यहाँ पर देखिए इसके बाद ऑफ का यूज हुआ है, वही इसमें ये कहता है, वो हम याद रख लेंगे, वो हमारा काम है। ओके गाइस, तो गाइस देखिए यहाँ पर देखिए सी, ऑल का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है तो ऑल के बाद द का प्रयोग करना होता है, ठीक है गाइस। परस्यू नाउन या प्रोनाउन के साथ ऑल हमेशा उससे पहले आता है। ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, प्लूरल हो गया, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, दिख रहा है आपके पास, और यहाँ पर द का यूज हुआ है। ऑल द गर्ल्स, देखिए प्लूरल है, यहाँ पर द का यूज हुआ है। ऑल माई फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स है। ही स्पेंड ऑल हिज मनी, ये बाद में आई हुआ है, यहाँ पर वही कहते हैं ऑल के बाद द का प्रयोग होता है, ठीक है गाइस। ऑल का प्रयोग जब प्लूरल नाउन्स के साथ किया जाता है तब की बात कर रहा है, क्या जब प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है तब जाके द का यूज होता है। या फिर क्या कहते हैं, अगर पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ, जैसे पॉजेसिव नाउन के साथ अगर होता है वो, तो या प्रोनाउन के साथ पॉजेसिव नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ, तो ऑल हमेशा उससे पहले आता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम वो तो देखिए यहाँ पर ऑल आया ही है, यहाँ पर हिज क्या है, पॉजेसिव है प्रोनाउन, तो उसके पास ऑल उससे पहले है। हिज ऑल मनी आएगा, हिज ऑल हिज मनी आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। बोथ का देखिए
बोथ का प्रयोग जब वाक्य में एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। जब एक एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव क्या होते हैं वो मैंने यार वो तो एडजेक्टिव ही तो पढ़ रहे हैं, इसको एडजेक्टिव नहीं पता इसमें क्या होता है तो फिर वो पढ़ क्या रहा है, उसने पार्ट 1 ही नहीं देखा इसका मतलब। तो तो इसके बाद द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें कि द कभी भी बोथ के पहले नहीं लगता है, ये चीज हम याद रखेंगे। गाइस आई नो बोथ द वुमेन, देखिए बोथ आया उसके बाद द आया है। शी नोज बोथ द बॉयज। ओके गाइस, देखिए पर्सनल प्रोनाउन के साथ बोथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, किसके, पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है गाइस, वो मैंने पढ़ा दिए हैं प्रोनाउंस में। बोथ ऑफ देम, ऑफ का यूज हुआ है। शी इनवाइटेड बोथ ऑफ अस, हम दोनों, उन दोनों, ठीक है ना, यहाँ पर इन दोनों का मतलब ये हो गया है। बोथ का प्रयोग प्रोनाउंस के बाद ऑब्जेक्ट की तरह भी किया जाता है। प्रोनाउंस के बाद ऑब्जेक्ट की तरह कैसे, शी इनवाइटेड अस बोथ, या बोथ ऑफ अस, या अस बोथ लिख दिया। शी सेंड्स यू बोथ हर लव, दोनों का प्यार, चलो ना प्रॉब्लम, ऐसे भी होता है, कुछ भी नहीं, कुछ चीज़ों का मतलब सेंस निकलना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। बोथ नॉट के प्रयोग की जगह नीदर ऑफ देम का प्रयोग करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगर हम कहते हैं बोथ ऑफ देम आर नॉट देयर, यहाँ पर निगेटिव अगर नॉट आता है ना तो फिर कहते हैं नीदर ऑफ देम, यहाँ पर नीदर ऑफ देम का यूज करना बेटर माना जाता है, बेहतर माना जाता है, तो इस चीज को नोट कर लेना। ओके गाइज, तो कि थोड़ा सा फास्ट में इसलिए क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है, आधे घंटे से ऊपर जाने वाला है। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। गाइज फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ठीक है गाइज। देखिए यहाँ पर वही बात फिर यहाँ पर आगे लगभग यूज ऑफ फ्यू मीन्स होता है हार्डली एनी, नगण्य के बराबर। गाइज मुझे लगता है हम ये कर चुके हैं इससे पहले, वो ये पेज दोबारा से खुल गया है, मुझे भी लग रहा है 100%। हाँ ये नंबर 5 यानी दोबारा से फिर आ गया, नो प्रॉब्लम गाइज, आगे बढ़ते हैं। ओके 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 इट्स ओके, ये दोबारा से आ गया था। तो देखिए यहाँ से जहाँ से मैं ये नोट्स बनाता हूँ, नोट्स लेता हूँ, उसके रेफरेंस कुछ दिए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो। आप भी अगर कुछ करना चाहो तो वहाँ से कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। ये लेक्चर बहुत लंबा रहा है, आपको इसको आधे घंटे के लेक्चर को कम से कम 2 घंटे में देखना है, इसको माइंड में बिठाना है, प्रैक्टिस करनी है, लाउडली बोलना है। इसका एक पार्ट कम से कम और बनने वाला है, 1 या 2 पार्ट, उनको भी आपको देखना है। उसमें लास्ट वाले पार्ट में बड़ी एक्सरसाइज रहेगी जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के काम आएगी। इससे पहले पार्ट में मैंने एक्सरसाइज दी थी, और मैं एक्सरसाइज के साथ सोल्यूशन जरूर दे देता हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं फॉलो करता हूँ वहाँ पर मुझे सोल्यूशन मिल जाता है, तो मैं भी रख देता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू।